हैं कि सबसे पहले हमने आपको y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मैंने आपको काफी देर तक बना के दिखाया था। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो हर बच्चे को भी क्लियर है कि y इज इक्वल टू मॉड x क्या होता है, वो उसकी डेफिनेशन एटलीस्ट जानता है इस लेवल पे। आप कहते हैं अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा, तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और यदि मॉड के अंदर का नंबर जो होता है वो लेस देन 0 होता है, तो उसका मॉड बच्चों नेगेटिव साइन से ओपन होता है, यानी कि -x। और मैंने आपको ऑलरेडी एक क्लियर कर दिया था कि -x दिखने का मतलब वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि x नेगेटिव है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और मैंने आपको उसका ग्राफ भी दिखाया था, मैंने बताया था y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। तो हर बच्चे को याद आ गया होगा कि क्लास हम लोग कैसे कर रहे थे और कहाँ से चला रहे थे क्लास को, तो आपको पूरी तरीके से पार्ट क्लियर हो गया होगा। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू -x। अब बच्चों हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ से बच्चों हम लोग के पास स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद हो सकता है कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग ने शायद किया हो। 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन हाफ, ये है बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 1 अपॉन मॉड x माइनस 3 लेस देन हाफ, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये इनइक्वालिटी होती, इसमें मॉड नहीं होता, तो आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाते। -हाफ लेस देन 0 करते, सॉल्व करते, बेबी स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करते, आपका आंसर आ जाता। बच्चों यहाँ पे मॉड है, तो मैंने बचाया था बच्चों की मॉड के अंदर, यानी मॉडुलस का जो साइन होता है, दो खड़ी डंडियां जो होती है, उसके अंदर जो भी होता है, सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव करते हैं, उसको एक बार नेगेटिव करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग केस ए लेट करते हैं कि मॉड के अंदर का जो नंबर है वो 0 या 0 से बड़ा है। दैट मीन्स अब आप यहाँ पे जो आंसर निकालेंगे वो आपका कहाँ से लाई करना चाहिए, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो बच्चों अगर आप इसको तसल्ली से एकदम सॉल्व करेंगे तो मॉड x हो गया ये -3, और हाफ को बच्चों आप इधर ले आइए तो -हाफ लेस देन 0 बन जाएगा, -हाफ लेस देन 0 बन जाएगा। अब बच्चों आप इसको धीरे धीरे अपनी कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 2 टाइम्स x माइनस 3, तो यहाँ बच्चों 2 आ जाएगा, और फिर बच्चों यहाँ पर x माइनस 3 आएगा। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये हो गया 2 माइनस एक्स प्लस 3, 2 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 3 लेस देन 0। अब बच्चों यहाँ पे सभी लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें, ये बन गया -x प्लस 5 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स x माइनस 3 लेस देन 0। बच्चों आप लोग ने इनइक्वालिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसमें x का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो गया, उसको पॉजिटिव बना लीजिए, यानी आप माइनस एक बार मल्टीप्लाई करिए, माइनस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स बने गए हैं, उनको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने आपको मेथड बताया है। आप क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को 0 करेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 3 और 5 उसको आप अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आपका जो वेवी स्क्वायर पैटर्न होता है उसको फॉलो करेंगे, प्लस से चालू करते हैं, प्लस माइनस प्लस, बच्चों यहाँ प्लस फिर माइनस और फिर बच्चों प्लस। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों अपना आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर बच्चों क्या होगा, वो होगा -इन्फिनिटी से 3, ठीक है बच्चों, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब लेकिन बच्चों जो आपने ये आंसर निकाला है, ये आंसर अभी आपका फर्स्ट केस का नहीं है। फर्स्ट केस में आपने जो कहा था कि आपको x क्या लेना है, 0 से इन्फिनिटी वाले रीजन में जो भी x आएगा वही लेना है, यानी आपको इससे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी भी अगर आपको इंटरसेक्शन लेने नहीं आता है, इंटरसेक्शन में कमांड नहीं है, तो मैं आपको इंटरसेक्शन लेना दिखा देता हूं कि इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम 0 से इन्फिनिटी बनाते हैं। तो 0 लेट से मैंने यहाँ लिख दिया 0, और उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। अब बच्चों मैं रीजन शेड कर रहा हूँ, और 0 बेटा क्लोज इंटरवल में है, इसलिए 0 पे सबसे पहले क्लोज सर्किल बना लो, और 3 और 5 ओपन है तो वहां पे ओपन सर्किल बना लो, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। तो बच्चों 0 से इन्फिनिटी रीजन क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी बच्चों ये रीजन चलता ही चला जाएगा एंड तक। और बच्चों ये रीजन हुआ -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो बच्चों कॉमन रीजन देखिए आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर कट। तो बच्चों कॉमन रीजन तो एक तो ये हो गया, और कॉमन रीजन एक ये हो गया,
मतलब 0 से 3 और 5 के बाद बच्चों देखिए कॉमन रीजन आ गया। तो बच्चों आपका जो केस ए है उसका आंसर आ गया, मतलब एक आंसर तो आपका निकल आएगा। यानी x बिलोंग टू आपका आया है 0 से 3, 0 क्लोज है, 0 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, तो ये 5 से इंफिनिटी। तो सभी बच्चों को ये आंसर क्लियर हो गया होगा। कई बच्चे अब इतने स्मार्ट हो जाते हैं कर करके कि उनको डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आएगा। आई होप यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर है। मैं अभी भी रुका हूँ, किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है आराम से। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा वाला केस कंसिडर करेंगे बच्चों। आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं दूसरा केस। क्या लिखेंगे दूसरे केस में, क्योंकि आपका जो x है वो लेस देन 0, यानी अब आप जो भी आंसर निकालेंगे वो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे 1 अपॉन, जो क्वेश्चन था उसमें मॉडुलस ऑफ x नेगेटिव साइन से खोलिएगा आप। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो गया। अब बच्चों ये सिंप्लीफाई करने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे से माइनस कॉमन लेकर के आप ऊपर डाल दीजिए, तो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा, और हाफ को इधर लिख दीजिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अब बच्चों इसका एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 टाइम्स x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 तो ऊपर चला जाएगा -2, 2 और 2 तो यहाँ चला जाएगा x प्लस 3। ठीक है, एलसीएम में देख लो भाई, किसी को कोई समस्या हो एलसीएम में भी तो भी वो हमको बता सकता है बेहिचक। लेस देन 0, -2 minus x minus 3 whole divided by 2 times x plus 3 less than 0. That means ये बन गया बच्चों -x minus 5 whole divided by 2 times x plus 3 less than 0. अब बच्चों x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, एक बार माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। बच्चों उसका आंसर आप निकाल लीजिए, आपका काफी आसान काम है अब आंसर निकालना, ये तो आप कर ही सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे -5, लिखेंगे -3, क्योंकि -3 बड़ा होता है। उसके बाद वीवी स्क्वायर पैटर्न आप फॉलो करिए और अपना आंसर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों ये आंसर क्या आया, ये आंसर आया बच्चों -∞ से -5 यूनियन -3 से इंफिनिटी, ये बच्चों आंसर आया। अब बच्चों अगर हम कॉमन आंसर लेंगे, मतलब -∞ से 0 के बीच में अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं फुल एंड फाइनल आंसर निकालने के लिए आपके लिए फिर से इंटरसेक्शन आपको लेना दिखा रहा हूँ। अब मैं इसके आगे फिर हर क्वेश्चन पे आपको इंटरसेक्शन लेना नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों ये -5, ये हो गया -3 और 0 बच्चों इसके आगे है। ठीक है, 0 तो आगे ही आएगा। तो बच्चों कॉमन रीजन क्या हुआ, आप कहोगे सर कहीं पे भी क्लोज सर्किल नहीं आएगा क्योंकि कहीं पे भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो सर एक ये आंसर हो गया, एक सर ये आंसर हो गया, और सर एक ये आंसर हो गया -∞ से 0। तो सर कॉमन रीजन क्या है, सर कॉमन रीजन एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है, वो है x बिलोंग टू -∞ से -5 यूनियन -3 से 0, यूनियन -3 से 0। तो बच्चों आपके केस बी का भी आंसर आ गया है और केस ए का भी आंसर आ गया है। जब दोनों आंसर्स आ जाते हैं तो हम उनका यूनियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यूनियन, तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। तो हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। और इसको आप थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे -∞ से -5, -3 से 0। और बच्चों ऊपर वाला आंसर देखिए क्या लिखा है, ऊपर वाले आंसर में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंक्लूडेड है। इसका मतलब आप -3 से 0 और 0 से 3 ना लिखिए, आप डायरेक्ट लिख लीजिए -3 से 3, क्योंकि 0 तो उसमें इंक्लूड हो गया ना जब आप यूनियन लेंगे। तो बच्चों आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक बार आपका फाइनल आंसर आपको लिख के दिखाता हूं। दिस इज x बिलोंग टू -∞ से -5 यूनियन -3 से 0 यूनियन -3 से 0 यूनियन 0 से 3। दैट मीन्स ये क्या हुआ, -3 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर आप चाहें ऐसे लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, वरना केस ए और केस बी दोनों के आंसर्स आप यूनियन में डाल दीजिए, आपका वही फाइनल आंसर माना जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन करते हैं, ये आपको कई जगह दिखे होंगे, हो सकता है अभी आपको डर लग रहा हो, लेकिन अब
जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। सभी को क्लियर होना चाहिए अब यहाँ पे। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दें? अच्छा, क्वेश्चन बेटा ये है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन हाफ। ये क्वेश्चन है बेटा। अब बच्चों हम लोग थोड़ी यहाँ पे शॉर्टकट सीखेंगे कि क्या हर क्वेश्चन इतना बड़ा ही होता है, क्या हर क्वेश्चन को इतना बड़ा करना होता है इतनी जल्दी, मतलब ये देखेंगे कुछ शॉर्टकट हो सकता है तो उसको जरूर फॉलो करेंगे अब। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा अब तक? यस सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कुछ अगर क्वेश्चंस इजी करने का तरीका हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए, सीधा सीधा आप क्वेश्चन डाल दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हो सकता है ये सब आप क्वेश्चन आपने देखे हो लेकिन अभी आपने किए ना हो, आपको देखने में बड़े अजीब लग रहे हो। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में बेटा लिख दिया करो सॉल्व फॉर एक्स, आपको एक्स हर बार निकालना होता है। ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर आप बच्चों इसको करना चाहें और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे अगर आपको कुछ नहीं पता है? आप कहेंगे कि सर सबसे पहले मॉड के अंदर जो है उसको एक बार पॉजिटिव मान लेंगे, एक बार मॉड के अंदर वाले को नेगेटिव मान लेंगे, दोनों केस को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे। हमने कहा हाँ बेटा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है आपको टाइम लग रहा होगा करने में, इसलिए यहाँ पे एक मेथड ये होता है कि अगर आपके पास कभी भी इस तरह के रिलेशंस हैं, जैसे मॉड एक्स लेस देन ए, जैसे आपके पास कोई रिलेशन आ गया मॉड एक्स लेस देन ए, जहां पर बच्चों ए आपका क्या है, ए आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ए इज ग्रेटर देन 0। अगर इस केस ये केस होता है बेटा, तो इसमें आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस ए से ए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस ए से ए। तो बच्चों ये डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, आपको इतनी देर तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर इसको यूज कर सकते हैं माइनस ए से। और अगर कोई ऐसे लिख दे बच्चों की मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जहां पर अगेन ए आपका एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब वो 1/2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, फिर से आप लिखेंगे माइनस ए से ए, बस क्लोज इंटरवल आ जाएगा क्योंकि वहां पे इक्वालिटी का साइन है। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो बच्चों अगर इस तरह के रिलेशंस आपको कभी भी नजर आए तो आप डायरेक्टली इसको बहुत बड़ी तरीके से सॉल्व ना करिए, आप छोटा मेथड यूज करिए, आप अपना सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बेटा एक और होता है, जैसे अगर मॉड एक्स किसी ने लिख दिया है ग्रेटर देन में, जहां पर अगेन बेटा ए पॉजिटिव है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए किसी ने लिख दिया, तो बेटा आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों बातें एक ही है। और अगर कोई बच्चों इक्वालिटी का साइन लगा दे तो उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, इक्वालिटी का साइन लगाते ही जहां पर a और माइनस ए लगा हुआ है वहां पर बच्चों आप भी इक्वालिटी यानी कि क्लोज इंटरवल का साइन लगा सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आप इस तरह से क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी तो बस वहाँ इक्वालिटी लगी थी इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी को इंक्लूड कर लिया, यानी ए और माइनस ए को इंक्लूड कर लिया। अब आप कहोगे सर ये जो ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं इन सब में एप्लीकेशन कैसे हो रहा है ये सब, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप ये समझिए, जो अभी स्क्रीन पे आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, ये आपको पहले पता होना जरूरी है, वरना आपके काफी सारे क्वेश्चंस होंगे तो, लेकिन आपको समय बहुत लगेगा। तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा है ऊपर क्वेश्चन, बच्चों उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या हुआ? 2। तो तुम कहोगे सर ये तो वही क्वेश्चन बन गया, मॉड एक्स लेस देन ए वाला। बस सर यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, तो यहाँ सर एक्स की जगह है 4 माइनस एक्स, तो ये सर कौन सा केस बन गया? ये बन गया मॉड एक्स लेस देन ए वाला। और सर इसका आंसर देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने आपको लिख के दिया है, ये इसका आंसर होता है माइनस ए से ए।
इसका मतलब आप 4 माइनस एक्स को कहां से लाई कराइए, 4 माइनस एक्स को लाई कराइए -2 से +2। देख लीजिए मॉड x लेस देन a है, a पॉजिटिव है, 2 इज पॉजिटिव, बस x की जगह 4 माइनस एक्स है, तो आप अपने रिलेशन में जहां जहां x है फॉर्मूले में वहां पे x की जगह 4 माइनस एक्स यूज करिए। तो बच्चों आपका आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपका आंसर लिख रहा हूं कि जो x है, x आपका क्या है 4 माइनस एक्स, वो किसके बीच में लाई करेगा, ऊपर क्वेश्चन देखिए, वो लाई करेगा -2 से +2। ये देखो बेटा एक ही बार में आंसर आपका आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का गेम है, आप इनइक्वालिटीज के जो रूल्स बताएं उसको यूज करिए। सबसे पहले बच्चों क्या करिए, पूरी इक्वेशन में 4 माइनस करिए। कई लोगों को यहाँ पे भी इस स्टेप्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसलिए अभी एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों मैंने पूरी इक्वेशंस में पहले 4 माइनस किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया -6, +4 से -4 कैंसिल हो गया, ये -x हो गया, ये लेस देन क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब बच्चों x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप पूरी इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन फिर बदल जाएगा, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। और बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे का मतलब एक ही तो हुआ। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर आ गया, आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है x बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर के 6 तक, दिस इज फाइनल आंसर। तो बच्चों ये मैंने निकाल करके दे दिया, अभी भी देखो आपको कोई समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी मेरे से बोले, मैं अभी फिर बता दूंगा। ओके तो लग रहा है अभी किसी को कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सब समझ में आ रहा है। अब मैं क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बार बार पूरे सॉल्व नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर है पूरी तरीके से, ये स्टैंडर्ड भी सबको क्लियर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x-4 का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। बच्चों क्या लिखा है, मॉड के अंदर लिखा है 2/x-4 ग्रेटर देन 1। सबसे पहले बच्चों मॉड की एक प्रॉपर्टी समझ लो, प्रॉपर्टी में आपको कुछ थोड़ी देर में और भी बता दूंगा। जैसे मॉड x अपॉन सॉरी देखिए बच्चों मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है x/y, तो बच्चों ये रूल होता है, इसको आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, इसको हम लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है। एक्सेप्ट बेटा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस आप ये याद रखिएगा, ये नहीं कि डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का जीरो हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर मॉडुलस ऑफ 2 गिलाएंगे, और 2 का मॉडुलस तो बच्चों 2 ही होता है, नीचे x-4 पे मॉडुलस आएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों मॉडुलस ऑफ x-4 का रिजल्ट कैसा होगा, मॉडुलस ऑफ x-4 का रिजल्ट आप कहोगे सर पॉजिटिव रिजल्ट होगा 100%, क्योंकि सर आपने पिछले टर्म पे कई सारे ग्राफ बनाए थे, आपने मॉड x का बनाया था, आपने बताया था उसका रिजल्ट यानी उसकी रेंज जो होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, मॉड x का भी 0 से इन्फिनिटी, मॉड x-2 का भी 0 से इन्फिनिटी, मॉड x+2 का भी 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब मॉड x-4 कुल मिला के क्या है, पॉजिटिव है, और नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो बच्चों हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड x-4 यहां पहुंच जाएगा। देखिए सभी को क्लियर है, यहाँ पे सभी को क्लियर होने चाहिए स्टेप्स। तो देखिए बच्चों ये वापस वही रूप में बन गया जो क्वेश्चन आपको पता है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो बच्चों फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यूनियन लेना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं, मैंने क्या बताया था, मॉड x लेस देन ए, तो मॉड x लेस देन ए का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो x लाई करता है वो -a से +a के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन इज ओवर। अब आप x निकाल लीजिए, पूरी इक्वेशन में पहले +4 ऐड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में क्या करिए +4 ऐड करिए, चलिए ऐड करिए 2 से 6। तो बच्चों ने पूरी इक्वेशन में, किसी बच्चे ने आंसर बोला भी
वो बता रहा है 2 से लेके 6। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पता हो और ज्यादा क्लियर हो तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करना चालू करेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, वरना आपको टाइम लग सकता है, आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है। सबको यहां तक क्लियर होनी चाहिए बातें। तो यहाँ तक सभी बच्चों को सारे पार्ट क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं है? ठीक है बच्चों, ग्रेट। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मॉड ऑफ x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। ये है बच्चों, मॉड के अंदर लिखा है x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों इसको किस तरह से करेंगे? आप कहोगे सर अगेन ये तो वही मेथड हो गया कि आपने बताया था कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो तो इसका आंसर जो होता है, इसका आंसर होता है x लेस देन माइनस a यूनियन x ग्रेटर देन a। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर, और लिखेंगे कि जो x प्लस 1/3 है वो लेस देन माइनस 8/3 होगी, एक आंसर यहां से आएगा, यूनियन x प्लस 1/3 जो है वो ग्रेटर देन 8/3 होगी। तो बच्चों ये दोनों आंसर होंगे, इन दोनों आंसर्स को निकाल लीजिए और आप अपना यूनियन ले लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को किस तरह से आसान मोड में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और मैं आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर है -∞ से -3 यूनियन 7/3 से इंफिनिटी, 7/3 से इंफिनिटी। तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चों को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मॉडुलस उनको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से मॉडुलस के क्वेश्चन किए जा रहे हैं? तो मॉडुलस के क्वेश्चन सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर है, इसलिए हम लोग हॉट्स क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब होता है हम लोग पैकेज, सर एक बार केस वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? सर शॉर्ट में जो केस कैसे ये वाला बनते हैं क्वेश्चन, बता दीजिए। केस कैसे बनते हैं? आपने कहा ना 2 केस बना के इस वाले क्वेश्चन में बताएं। सर किसी में बता दीजिए। वो तो लॉन्ग कट मेथड होता है, ये जो हमने बताया ये शॉर्टकट मेथड होता है बेटा। हाँ सर पता है सर, एक बार बताइए शॉर्ट में। हाँ ये देखो, ये बड़ा वाला मेथड मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया, ये देखो इसके तरीके से करते हैं। पहले केस ए बनाना पड़ेगा, इस तरह से करते हैं बेटा। ये देखो बड़ा वाला मेथड मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लगाया है, आप उसको आराम से देखो, आपको समझ में आएगा। आप आराम से टाइम ले लो, हमें कोई भगाना नहीं है सिलेबस, आप आराम से देख लो। कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। सर यस बेटा बताइए। सर इससे पहले जो क्वेश्चन आपने दिया था मॉड में 2/x-4 ग्रेटर देन हाँ बेटा, हाँ तो उसमें सर हाँ आंसर जो है वो x बिलोंग टू 2,6 आ रहा था। पर सर अगर हम हाँ। 4 रख देंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे तो अरे डिफाइन यस 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 यस, सर ये हम देखो इसमें एक बच्चे ने ध्यान -4 दिया। हाँ इसमें एक्सेप्ट 4 कर देना, एक्सेप्ट 4 कर देना। यस बेटा, इसमें से 4 को एक्सक्लूड कर देना बच्चों, क्योंकि 4 डालने पे 0 आ जाएगा। यस गुड, थैंक यू सर। 4 डालने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, इसलिए उस पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके गुड। इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से बैठ के पढ़ रहे हैं। इस आंसर को एक लिखने का एक और भी मेथड हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 4 यूनियन 4 to 6, इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है। इस तरह से भी हम आंसर को लिख सकते हैं, इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन अभी आपको और दे रहे हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा अभी भी आपको डाउट आ रहा है,
तो मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं करने के लिए, आप करिएगा उसको आराम से। और एक लॉन्ग कट मेथड वाला दे रहा हूं, मतलब मैं पूरा उसका प्रोसेस फॉलो करूंगा, कोई भी उसमें शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, ठीक है? कोई भी शॉर्टकट मैं उसमें नहीं लगाऊंगा। तो क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं आपको दे रहा हूं, शायद अभी आपको करके कॉन्फिडेंस आ जाए। आप शॉर्टकट कोई भूल जाइए, या जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी बताई है उसको भूल जाइए, आप डायरेक्टली सॉल्व करिए। आपके पास क्वेश्चन है mod x minus 1 होल डिवाइड बाय mod x minus 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये है बच्चों mod x minus 1 होल डिवाइड बाय mod x minus 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये है बच्चों। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपने अपने तरीके से सॉल्व करें और मेरे को आंसर बताएं, चाहे वो जिस भी मेथड से सॉल्व करें। मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूं, सब लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। देखिए लॉन्ग कट मेथड क्या कहता है, कहता है कि आप केस ए मानिए कि मॉड के अंदर जो भी है उसको पहले पॉजिटिव मान लीजिए, यानी आपका आंसर जो भी आएगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच में आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं 1, इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं 2। इसमें वेवीज कर्व पैटर्न को फॉलो करिए। वेवीज कर्व पैटर्न इसको कहते हैं, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। पॉजिटिव रीजन चाहिए, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना होगा कि 0 भी हो सकता है, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए आप 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है। अब बच्चों जो भी आपका आंसर आया है उसका आप इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन लेने पर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। और इंटरसेक्शन लेना तो अब आपको आता ही है, लेकिन अगर भी अभी आपको नहीं कर पा रहे हैं तो भाई मेरे से मैच करिए। ये 0 1 2। ठीक है बच्चों, देखिए ये है आपका आंसर। बस सभी बच्चे देखिए, ये 0 से इंफिनिटी आंसर, ये मैंने 0 से इंफिनिटी पे बनाए अभी आंसर। और फिर एक आंसर है माइनस इंफिनिटी से 1 पे क्लोज ब्रैकेट, फिर 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, 2 पे ओपन है। ये है बच्चों। अब बच्चों आप आंसर तो लिख सकते हो ना, आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 0 से 1, देखिए 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये आंसर आपका फर्स्ट केस का आ गया। तो बच्चों एक आंसर तो आपका आ गया फर्स्ट वाला। सेकंड आंसर आप केस बी लीजिए। केस बी में क्या लेंगे, x लेस देन 0 लेंगे, तो उसका मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो ये माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दोनों को 0 करिए, नंबर लाइन बनाइए, अपना आंसर जल्दी से निकाल लीजिए। तो बच्चों एक से आएगा -2, एक से आएगा -1। यस बेटा बताइए। सर ये साइन रिवर्स नहीं होगा? नहीं बेटा, मैंने ऊपर और नीचे से मैंने माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया है बेटा, मैंने ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया और उसको कैंसिल कर दिया। Okay, और sir. अगर बेटा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हमें ऊपर करना पड़ेगा तो पलट जाएगा, फिर हम एक बार नीचे के लिए करेंगे तो वापस वही साइन आ जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा ना, फिर ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, दोनों में x नेगेटिव है, तो यही चीज आ जाएगी जो हमने लिखी है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो बच्चों इसका आंसर अब आप लिख लीजिए। इसका आंसर क्या है, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये हो गया। -1 पे 0 हो सकता है तो मैंने ले लिया है। तो सभी बच्चों को ये आंसर आ गया है। अब ये आंसर आने के बाद आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने में तो आप माहिर हो गए होंगे, आपको कोई जरूरत ही नहीं मेरी। अब मेरे से पहले आंसर आप बता दिया करिए। -2 -1 और उसके बाद क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से 0। ये ठीक है बच्चों, लेते हैं। तो बच्चों एक माइनस इंफिनिटी से 0 तो ये हो गया, 0 पे ओपन है।
और फिर हो गया माइनस इन्फिनिटी से -2, यहाँ पे भी -2 पे भी ओपन है, -1 से इन्फिनिटी। सर 0 आ गया है। ओके, अरे हाँ, एक सेकेंड, असल में सामने ब्रॉडकास्ट की तरफ ध्यान जाता है ना कि सही स्क्रीन चल रही कि नहीं, तो यहाँ पे ध्यान चला जाता है बार बार। कोई बात नहीं, हम दोबारा बना देंगे। ये 0, ठीक है। तो ये ठीक। अब आप अपना आंसर लिख लीजिए भाई। -1 पे क्लोज है तो क्लोज सर्किल बना दीजिए, 0 पे क्लोज है, 0 पे ओपन है तो यहां पर ओपन सर्किल बना लीजिए। उसके बाद -1 से इन्फिनिटी, वो भी रीजन बना लीजिए। ठीक है बच्चों, कॉमन रीजन तो आप समझ गए होंगे ना, आप लिख लो कॉमन रीजन क्या है। हाँ, क्या आया, -इन्फिनिटी से -2, ये कॉमन रीजन है। यूनियन -1 से 0, और -1 पे क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ये है बच्चों आंसर। ये बच्चों आपके सेकेंड केस का आंसर है। और आप बच्चों, आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों का यूनियन, यानी -इन्फिनिटी से -2, यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से, -1 से 0, 0 से 1, यानी -1 से 1, क्योंकि दोनों में ही 1 और -1 और 0 सब इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। जब यूनियन लेंगे तो फिर सब लेना पड़ता है ना। ओके, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो बच्चे, सभी बच्चे अपना चेक करें कि ये उनका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो सब लोग चेक करें, ये आंसर आएगा। अब इस स्टेज पे आपको मॉड वाले क्वेश्चंस भैया कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए तो उनको सॉल्व करने का कंसेप्ट यही होता है। अब मॉड के क्वेश्चंस आपको किसी भी वैरायटी में मिल सकते हैं, चाहे आप अपनी अगर ML अग्रवाल देख रहे हैं तो उसमें भी मिल सकते हैं, RD शर्मा देख रहे हैं तो उसमें भी मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाली RD शर्मा देख रहे हैं तो उसमें भी मिल सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का पैकेज लेंगे तो उसमें भी मिल सकते हैं। मतलब अब ये आपने जो सीखा है ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं आगे सर इसी कंटिन्यू क्वेश्चन करूं। को एक बार, सर इसी क्वेश्चन को एक बार शॉर्टकट मेथड से करके दिखा दीजिए। शॉर्टकट मेथड से करने के लिए बेटा पहले तो ये देखो कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, मैं ऑल्टरनेट मेथड से कर देता हूँ। शॉर्टकट मेथड देखना पड़ता है, कहीं पे लगता है कहीं पे नहीं लगता है, मतलब उसको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कहते हैं। वो कहीं लगती है तो कहीं नहीं लग पाती है। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके, इसमें एक तरीका है करने का। सबसे पहले आप ये करिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स को पहले आप y लिख लीजिए। मॉडुलस ऑफ एक्स को पहले आप y या कुछ a वगैरह कुछ टाइप मान लीजिए। फिर अपना आंसर आप जैसे निकालते हैं, आप पहले अपना आंसर निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, अरेंज करते हैं प्लस माइनस प्लस। अब अपना आंसर लिख लीजिए। अब आपका आंसर क्या है, आंसर है y बिलोंग टू -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा। बच्चों 1 पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि 1 न्यूमरेटर में है, 0 भी चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए 2 से इन्फिनिटी। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। और याद रखिएगा जो y है वो आपका मॉडुलस ऑफ x है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपने लिखा क्या है, जरा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा, इसको आप बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए आप लिखेंगे y लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन y ग्रेटर देन 2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बेटा y क्या है, तुम कहोगे सर y तो मॉडुलस ऑफ x है। y क्या है, मॉडुलस ऑफ x है, तो बस आपका आंसर आ गया। यानी x का आपका क्या आया, मॉड x लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब x लाई करेगा -a से +a। ठीक है, यूनियन मॉड x ग्रेटर देन a, इसका मतलब x बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से -a, यूनियन a से इन्फिनिटी। ओके, जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर हो गया होगा, वो भी हो गया। यस सर। सर पहला केस करते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना सर। हाँ बेटा, सर तो हाँ उसके बाद मतलब पहले लिख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी तक। यस बेटा, सर तो हाँ यही चीज सेकंड वाले के साथ भी करेंगे।
माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पहले लिख लें। और बेटा जब सेकंड केस लेते हैं तो सेकंड केस में x लेस देन 0 लेते हैं, मतलब मॉडुलस के अंदर जो भी होता है उसको लेस देन 0 लेते हैं, और फिर उससे जो इंटरवल आता है, इससे इंटरवल क्या आएगा, इससे इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0। और फिर जो सेकंड केस का आंसर आता है उसका माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में देखते हैं कि क्या कॉमन रीजन है, वही वाला लेंगे। क्योंकि बेटा आपने सेकंड केस का आंसर तभी माना है ना जब x लेस देन 0 है, तो आप उसमें x ग्रेटर देन 0 थोड़ा ना निकाल के बैठ जाओगे, ये मतलब हुआ। फिर दोनों केस का आंसर निकाल करके हम उनका यूनियन लेते हैं, तो वो फाइनल आंसर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ना समझ में आया तो कहो, हम आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन मिक्स करके अभी और बता देते हैं, आप समझ लो। मैं आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस आपको मिक्स करके पैकेज के ही क्वेश्चंस बता देता हूँ। वो कुछ लोगों ने मेरे को डाउट्स भेजे थे, मैं डाउट्स ही खोल लेता हूँ, रुक जाओ मोबाइल पे, वेट करो जरा, मैं बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन मिल गया। देखो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन किसी ने पूछा है, आपको डोमेन निकालनी है बच्चों। डोमेन मेरे ख्याल से अब हर कोई डोमेन तो निकाल ही सकता है। इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए कहा गया। फंक्शन है आपका बच्चों अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5। ये है बच्चों, बच्चों उसकी डोमेन निकालनी है। किसकी? स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5। अब आप कहोगे सर आपने कंसेप्ट बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी होता है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है, तो सर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे 0 या 0 से बड़ा, उससे आपके पास डोमेन इसकी निकल के आ जाएगी, मतलब आपके पास x की रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, और सर जो x की रेस्ट्रिक्शन होती है उसी को सर डोमेन कहते हैं। और सर ये तो आपने बताया ही था कि fx का जो रिजल्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो अंडर रूट में है। fx का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो रेंज तो आप कभी भी बता सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस की कभी रेंज थोड़ा ना पूछी जाएगी, वो तो देख के ही कोई बता सकता है कि ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, तो रेंज तो 0 से इन्फिनिटी होगी। पूछी जाएगी तो क्या पूछी जाएगी? पूछी जाएगी आपसे डोमेन। और डोमेन का कंसेप्ट तो आप जानते ही हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। और हम जैसे ही लिखेंगे आप आंसर बता दोगे खट से। इसका आंसर देखिए कौन सा बच्चा जल्दी बता के देता है। सर माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। अच्छा, तुमने अभी किया कि पहले से करके रखा है? अभी किया सर। अभी किया, बड़ा जल्दी कर लिया भाई। चलो ठीक है, ओके। तो भैया और बच्चे भी देख लो, जैसे इस बच्चे ने सीख लिया है तो और बच्चे भी देखो भैया आंसर निकाल लो। खूब सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़िए, सही पढ़िए। देखिए आप आंसर निकाल के अपना चेक करिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं अभी आंसर लिख देता हूं और सॉल्व भी कर दे रहा हूं। तो इसके आगे मैं एक दो आपको कंसेप्ट और भी अभी सिखा देता हूं। पहले आप देख लो भाई, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये कैसे करोगे आप? अब आप कोई लॉन्ग कट मेथड ना लगाना, सिखाया तो जो आपको सिखाया आप उसको यूज करो। ये मॉड x ग्रेटर इक्वल टू a, तो उसका मतलब क्या ने बताया था कि जो x होता है वो लेस देन इक्वल टू माइनस a यूनियन x जो होता है ग्रेटर इक्वल टू a होता है। ठीक है, यानी बच्चों ये क्या आया? ये आया x लेस देन इक्वल टू -2 यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू 8। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तभी इस बच्चे ने लिखते ही आंसर बता दिया, क्योंकि शायद इसको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये लिखते ही समझ गया कि आंसर क्या है। लेकिन बच्चों अगर आप पूरे केसेस बना के करेंगे तो आपको फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपसे हो गया, अच्छी बात है। आपके पास हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, सभी बच्चे एक दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसको करने की कोशिश करें और आंसर निकालें भाई। ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्वायर रूट के अंदर है मॉडुलस ऑफ, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 जो है बच्चों वो मॉडुलस के अंदर है। दिस इज योर मॉडुलस। मैंने कलर चेंज कर दिया है। ठीक है,
अभी जिस बच्चे ने बताया उसका मेरे को नाम तो नहीं पता है, लेकिन देखो शायद वही बच्चा दोबारा बता दे। सर -2 से 4। क्या आंसर आया बेटा? सर -2 से 4। अच्छा, अभी हमने देख लिया सामने, वो हर्ष आंसर बता रहा है, हर्ष। ओके, आज जो है अनुष्का ने कोई आंसर नहीं बताया अभी तक। निखिल ने भी नहीं बताया। हाँ भाई, सबसे आंसर निकल रहा है, मैं आगे कंटिन्यू करूं उसको? यस सर, आ गया। यस सर। ओके, आपको करना कुछ नहीं है, मॉडुलस के जो अंदर है बस उस क्वांटिटी को आप पॉजिटिव करेंगे और डोमेन आ जाएगी। अब आप इसको सही ढंग से लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको ऐसे लिख लो, देखो माइनस मल्टीप्लाई करते ही ये ऐसे दिखने लगेगा, तो आपको ही ज्यादा सही लगेगा। बाकी आप जैसे लिखना चाहो वो आपकी मर्जी भाई। ये देखो, ये हो गया। कहोगे सर मॉड x लेस देन इक्वल टू ए, दैट मींस x कहां से लाई करेगा? x लाई करेगा -a से लेकर के प्लस। तो तुम कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी खत्म हो गया। और क्या, तभी तो इतनी देर से सिखा रहे हैं कि सीखो। नहीं सीखोगे तो फिर तुमसे हमेशा ही लेट होगा। देखो बेटा, आंसर आ गया सभी लोग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो गए। तो क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीख लेंगे तो आपसे भी जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बच्चों को हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आप बहुत आराम से समझिएगा उसको। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पढ़ाया है, मैं आज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। मैंने नहीं पढ़ाया है ना, सबको कंफर्म होगा? अगर पढ़ाया है तो बता दो, वैसे मैंने पढ़ाया तो नहीं है। नो सर, नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप आराम से अपनी कॉपी में डालिए हेडिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ऐसे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले समझ लो होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये होता है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर कोई भी इस तरह से ब्रैकेट बना ले तो समझ लो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, जैसे ये ब्रैकेट रिजल्ट, ये जो ब्रैकेट है ना, जैसे मॉड आप बनाते हैं और मॉड बनाने के बाद जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। वैसे अगर हम इस तरह का कोई ब्रैकेट बनाना है तो उसका मतलब ये होता है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो एक ऑलवेज इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। तो अगर मैं इस तरह के क्लोज ब्रैकेट बना रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ऑलवेज एक इंटीजर होगा। आपको ये ध्यान रखना। अब ये होता कैसे है ये मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझिए पहले। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 2.3, तो मैंने कहा बताओ उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो तुम कहोगे सर 2 होगा, क्योंकि अभी तो आपने बताया था कि 2.3 जो भी नंबर हो उसका आप इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे। तो उसका इंटीजर पार्ट क्या है? उसका इंटीजर पार्ट क्या है? 2। तो 2.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ? 2। वेरी इजी। जैसे मैंने लिख दिया 0.3, तो तुम कहोगे सर इसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। कहोगे सर बड़ा आसान काम है ये। अच्छा सुनो, फिर हमने लिख दिया 2.99, सर इसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैंने आपको डिफाइन कर दिया पहले ही कि इन क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर होगा वही आपको लिखना है, चाहे वो 2.9999 क्यों ना हो।
लेकिन आप लिखेंगे उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। फिर से समझिए, किसी ने लिख दिया 3 तो तुम कहोगे अरे 3 तो इंटीजर होता ही है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो 3 ही होगा। अब इंटीजर का तो इंटीग्रल पार्ट तो 3 ही होगा, उसमें क्या डाउट है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे यहां तो समझ जाते हैं लेकिन नंबर लाइन आती है तो फिर उल्टे सीधे आंसर बताते हैं। ग्राफ में बनाता हूं तो वो ग्राफ समझ नहीं पाते हैं। तो आप समझिए पहले, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। देखिए सभी बच्चों अब हम यहां पर एक एक जगह खड़े होकर के आपको बताएंगे। जैसे मैंने खड़ा हो गया 0 और 1 के बीच में, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। तो तुम आप कहोगे कि सर अगर आप 0 और 1 के बीच में खड़े हैं तो वो नंबर या तो 0.1 होगा या तो 0.5 होगा या 0.52 हो सकता है या 0.6336 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर उसका रिजल्ट तो एक इंटीजर ही होगा, लेकिन कौन सा इंटीजर होगा। सर 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में अगर हम खड़े होंगे तो नंबर किस तरह का हो सकता है, 0.1 0.2 0.3, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, तो 0 ही होगा ना। तो इसका मतलब बच्चों अब आप याद रखना, कंफ्यूजन मत करना कि अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और भैया मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ के लिए मुझे कुछ x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी ना, तभी तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा। तो मैं कुछ वैल्यूज लेता हूं। मैंने कहा भैया पहले x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो बताओ उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। तो तुम कहोगे 0 होगा, इसमें अब कोई डाउट न रखना। और 0 बेटा इंक्लूडेड है तो 0 आंसर में आ रहा है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 0 पे भी क्या होगा, वो इंटीजर होगा। 0 पे भी इंटीजर है और 0 से 1 के बीच में भी कोई नंबर अगर लेंगे तो भी इंटीजर है, इसलिए मैंने 0 भी ले लिया और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लूंगा 1 को छोड़ करके, तो उसका रिजल्ट इंटीजर होगा। फिर से देखना, अगर किसी को ना समझ में आए तो छोड़ दे भैया, फिर वो दोबारा समझे। अभी रोक दो, पीछे पीछे नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। अब फिर से समझो, अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हो गए, 1 से 2 के बीच में खड़े होंगे, तो तुम कहोगे सर 1 से 2 के बीच में अगर आप खड़े होंगे तो यहीं पे तो खड़े होंगे, या तो 1.1 होगा, 1.2 1.5 1.6 कुछ भी हो सकता है। तो सर उसका इंटीग्रल पार्ट तो अभी आपने बताया था ना, 1.5 का रिजल्ट एक इंटीजर होगा तो हम 1 ही तो लिखेंगे। यस, तो बेटा अब मैं यहाँ आपको ग्राफ बनाना चाहता हूं ना, तो ग्राफ में पूछ रहा हूं कि अगर x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो तुम कहोगे 1। और 1 पे इक्वालिटी क्यों लगाई, क्योंकि भैया 1 का भी इंटीग्रल पार्ट 1 ही होगा, इसलिए मैंने 1 पे इक्वालिटी लगा दी। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रोसेस बहुत क्लियर है। अब समझिए कंफ्यूजन वाला प्रोसेस। बच्चों अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, देखो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये देखो ग्रीन कलर, ये मैं यहां पे खड़ा होता हूं तो मैं इंटीग्रल पार्ट जैसे ही पूछता हूं तो लोग मेरे को गलत बताते हैं। मैं ऐसे पूछता हूं, देखो बच्चों से पहले मैं पूछता हूं कि भैया बताओ 0.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप खुशी खुशी बताते हैं 0 है। फिर मैं आपसे पता है पूछता हूं, मैं पूछता हूं -0.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो फिर आप खुशी खुशी बताते हैं -0। अरे नहीं भैया, -0.5 का ग्राफ इंटीग्रल पार्ट होगा -1। यहीं पे कंफ्यूजन आता है, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है। क्या होती है, डेफिनेशन होती है। क्योंकि -0.5 का मतलब आप कहां पे खड़े हैं, आप खड़े हैं -1 और 0 के बीच में, और -1 और 0 के बीच में जो इंटीजर होता है वो वही इंटीजर होता है जो दोनों नंबर में कम वाला होता है। ये इसकी डेफिनेशन कहती है कि -1 और 0 में कम नंबर कौन सा है, -1, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, -1। ऊपर भी एप्लीकेबल है, आप दोबारा देख लो। आप 0 से 1 के बीच में खड़े हो जाओ तो दोनों में नंबर कम कौन सा है, 0 है ना, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाओ तो कम नंबर कौन सा है, 1 है ना, तो रिजल्ट 1 ही आया था। तो -1 और 0 के बीच में खड़े हो जाओ तो कम नंबर कौन सा है, -1 है ना, तो रिजल्ट -1 आएगा। आपको ये चीज समझनी होगी, क्योंकि मैं जैसे ही -0.5 लिखता हूं लोगों का कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं, कहते सर ने तो कुछ और बताया था, कर कुछ और रहे। फिर से देखो, अगर हम यहां खड़े हो जाए
-2 और -1 के बीच में, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2 होगा। -3 और -2 के बीच में खड़े हो जाए तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -3 होगा। अच्छा, अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? अब मैं ऐसे लिखता हूं कि x लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1। x लाई कर रहा है -2 से -1 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2 होगा। अब तो भैया पहले मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग में से किसी को भी दोबारा पूछना हो वो हमसे पूछे तो मैं दोबारा बताऊं। मैं वेट कर ले रहा हूं, पहले समझ लो, किसी को ना समझ में आया हो तो वो दोबारा पूछ ले। भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको दोबारा पूछना है पूछ ले। और इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऐसे वर्बली बता रहा हूं, लिखवा भी देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन कोई एग्जाम में नहीं आती लिखने के लिए, आपको या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या तो आपके पास क्वेश्चंस होंगे ढेर सारे, वो करने होते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सर अगर डेफिनेशन पे न जाइए। सर अगर इन Yes, दोनों sir, के right. बीच में सर इक्वल, जैसे आपने -2 लेस देन इक्वल टू x लिखा है, अगर इक्वल टू ना लगाए तो सर कोई इंटीजर होगा ही नहीं। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। आपने फिर से शुरुआत पे जाओ। मैंने आपको बताया था कि बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट एक इंटीजर होगा ना। अब बेटा अगर मैं लिखता हूं 1.5 तो आप तो कहोगे सर 1.5 तो जो है ना वो 1 और 2 के बीच में आता है, तो उसमें तो कोई इंटीजर है ही नहीं, तो उसका रिजल्ट हो गया कोई नहीं, नॉट डिफाइंड। इसका तो इंटीग्रल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे नहीं भैया, ये कोई डेफिनेशन हम थोड़ी नहीं सिखा रहे। हमने आपको बताया 1.5 कहां खड़ा है? 1 और 2 के बीच में, तो इन दोनों में इंटीजर कौन सा होगा? जो छोटा वाला होगा, यानी कि 1 होगा। ये है बेटा इसका रिजल्ट। आप 1 और 2 के बीच में ये ना सोचिए कि हम अगर 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 1 आंसर ही नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी नहीं है। हम तो 1 इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि 1 का भी इंटीग्रल पार्ट 1 होता है और 1.5 का भी इंटीग्रल पार्ट 1 होता है, इसलिए हम वहां पे इक्वलिटी लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1 ले लेंगे तो भी रिजल्ट 1 ही आएगा, ये इसका मतलब है। बोलो बेटा, दोबारा पूछना है? हाँ भाई, किसी को समस्या हो दोबारा पूछे। हाँ भाई, पूछोगे नहीं तो फिर मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। मैं इसका ग्राफ बताने जा रहा हूँ। चलो मैं इसका ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ तो बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं। अब याद रखना, लेकिन ये सब आपको हो सकता है, ये कई लोगों को कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पढ़ाने वाले लोग सही से पढ़ाते नहीं है, तो उसमें लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हैं, नहीं 1 पे इक्वल का साइन है नहीं 2 पे इक्वल का साइन है, तो उसका मतलब कोई इंटीजर है ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ी नहीं है। 1.5 पे मैंने इंटीग्रल पार्ट लगाया है, मैंने कोई 1 पे तो लगाया नहीं है। मैंने तो 1.5 पे लगाया तो भी रिजल्ट 1 आ रहा, तो 1 कैसे आ गया भाई? 1.5 पे इंटीग्रल पार्ट मैंने लगाया और रिजल्ट 1 आ रहा, तो 1 कैसे आ गया? 1 पे तो इक्वालिटी थी नहीं, हम तो 1.5 पे खड़े हैं। 1.5 ना 1 होता है ना 2 होता है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। और आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वालिटी क्यों लगा रहे हैं? अरे भैया मैंने कहा अगर हम 0 लेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 से 1 के बीच में खड़े होंगे तो भी 0 आएगा, इसलिए मैंने उस 0 को इंक्लूड कर लिया। क्योंकि 0 का भी इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, और 0 से 1 के बीच में हम खड़ेंगे तो भी इसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, इसलिए मैंने 0 को ले लिया। ठीक है, ये मतलब कभी नहीं निकालिएगा कि अगर हम यहां पे खड़े हो जाएं, इधर आओ, ये देखो हम यहां खड़े हो गए, तो यहां खड़े होने का मतलब अब ये ना तो भैया -4 है ना तो ये भैया -3 है, ये तो उसके बीच का नंबर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? जो दोनों में से कम होगा, यानी कि -4। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ओके,
चलिए भाई अब ग्राफ बनाते हैं, आगे की चालू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -2। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए ग्राफ बनाते हैं। सभी बच्चे अब इधर ध्यान दें, लेफ्ट और राइट मत देखो वरना समझ में नहीं आएगा। इधर देखो बच्चों, हमको ग्राफ बनाना है किसका? y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का। अब उसके लिए मैंने देखो डेफिनेशन बनाई है। पहली डेफिनेशन ये, यानी कि पहले आप y इक्वल टू 0 बनाइए। y इक्वल टू 0 क्या होता है? ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है x एक्सिस। अरे पूरी थोड़ी ना बनानी है, सिर्फ उस इंटरवल में बनानी है y इक्वल टू 0 जब x आपका 0 से 1 के बीच में, यानी कि इतनी लाइन बनानी है। और 0 पे x इंक्लूडेड है लेकिन 1 पे एक्सक्लूडेड है। क्यों? अगर भैया हम x 1 ले लेंगे तो फिर इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा, 0 तो आएगा ही नहीं। समझ गए ना? इसीलिए मैंने 0 को इंक्लूड कर सकता हूं, 1 को मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आइए भाई अगला देखिए, y इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो y इज इक्वल टू 1 क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब पूरी बड़ी सी स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना बना देंगे। y इक्वल टू 1 सिर्फ जब x 1 से 2 के बीच में होगा उतनी बनाएंगे। फिर से देखो, अब भैया ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाता है, इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। ये आपकी बुक्स में बना हुआ है, आर डी शर्मा वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे ना स्कूल का, उसमें बना हुआ है, आपने देखा होगा। बल्कि इधर देखिए y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, लेकिन पूरी लाइन y इक्वल टू -1 थोड़ा ना खींच दे लेंगे, सिर्फ -1 से 0 के बीच में। तो चलो भाई लेते हैं, ये देखो 0 पे एक्सक्लूड है। देखो बच्चों भाई ये ग्राफ अब ऐसे चलता चला जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। यही ग्राफ होता है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का। ठीक है बच्चों, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। डेफिनेशन वगैरह ऐसे लर्न करनी हो, लिखनी हो तो आप पैकेज है ना आपके पास, मैंने शेयर कर रखा है, उसमें आप डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। जो भी है हर बुक में लिखिए। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको ये समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। बोलो भाई ये y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ये अब आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो मैं आगे क्वेश्चन देने जा रहा हूं, फिर आप भी कर ही नहीं पाएंगे आपको उसको। चलो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आ जाओ। अब देखिए सबसे तेज कौन है। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। अब चालू हुई है मेन लड़ाई, अब देखते हैं कौन बताता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3.9। बताओ बेटा ये x क्या आएगा? So 3. क्या आएगा? 5 आएगा। बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने जवाब दिया। मेरे को नाम तो नहीं दिख रहा है अभी सर अब लेकिन अच्छा गुड। इंटीग्रल भैया अभी तो हमने बताया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज इंटीजर होगा, तो वो तो 3.9 कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? 5। कोई भी आंसर नहीं, कुछ नहीं, खाली डब्बा। क्योंकि इंटीग्रल पार्ट का रिजल्ट तो ऑलवेज इंटीजर होता है, डेसिमल तो हो ही नहीं सकता। दूसरा पार्ट आप देखें कौन बताता है सबसे पहले। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन 3.9। अब मैं वेट कर रहा हूं बेसब्री से, देखें कौन बताता है। So x is 3. नहीं मैं अभी समझा रहा हूं, आप बिल्कुल आराम से निकालो। अभी मेरे ख्याल से पता नहीं अजीब सा आंसर बता रहे हो, फिर से देखो। ओके मैंने सारे बच्चों को ले लिया है। अब इसमें बच्चे हैं जकारिया, यशप्रिय, सान्या, प्रज्ञा, निखिल, अवनीश, हर्ष, अनुष्का, आंशी। ओके वैसे तो आंशी भी जवाब देती है, आज जवाब नहीं दे रही है। आदित्य, अदीबा, अभय। चलो देखता हूं मैं।
बच्चों चलो, अगर आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो तो मैं आपको बोलने का तरीका बताता हूँ, सुनिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन 3.9। यानी कि इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा नंबर x चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक ऐसा नंबर x चाहिए जिसका इंटीग्रल पॉइंट क्या हो, 3.9 से छोटा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो भैया फिर आप नंबर लाइन बना के करो, वरना फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप 3.9 के आसपास के सारे नंबर बनाओ। कैसे बनाओगे? 0 1 2 3 4 5 बना लिए। अब आपने क्या कहा कि आपको ऐसा x चाहिए कि अगर हम उसका इंटीग्रल पार्ट लें तो उसका रिजल्ट हमेशा 3.9 से छोटा हो। अब भैया 3.9 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? तुम कहोगे सर 3.9 से छोटा इंटीजर तो 2 होता है। यानी आपको ऐसा x चाहिए जिसका इंटीजर हमेशा 3.9 से छोटा हो। अब भैया 3.9 से छोटे तो इंटीजर बहुत सारे होते हैं, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -100 भी होता है। हाँ अब देखो, अब किसी बच्चे ने पकड़ी मेरी बात। तो वो बच्चा कहेगा कि सर आपको जो इंटीजर चाहिए वो 2 से छोटे चाहिए। इसका मतलब अगर आप, सर सुनिए मेरी बात, इधर देखिएगा, 1 मिनट बेटा इधर देना। अगर बेटा आप यहाँ पे खड़े होंगे तो इंटीग्रल पार्ट 2 का तो 2 ही आएगा, और वो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 क्या है, अरे सॉरी 2 तो आपकी रिक्वायरमेंट है। 3.9 का है, पहले 3.9 को टारगेट करो, ये है 3.9, 4 के जस्ट बगल में। तो 3.9 से छोटा इंटीजर आपको पहला कौन सा मिलेगा? 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। अब आपको बेटा x बताना है, x क्या होगा। तो आप कहोगे सर x जो होगा वो लेस देन 4 होगा, क्योंकि अगर हम 4 से छोटा कोई भी x लेते हैं उसका इंटीजर पार्ट 3 या 3 से कम आएगा हमेशा, और यही आपकी डिमांड है, क्योंकि 3.9 से छोटा इंटीजर 3 2 1 0 यही सब होंगे। इसका मतलब अगर सर आप x जो है वो 4 से छोटा लेते हैं, 4 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, 3.99 भी हो सकता है, उसका इंटीग्रल पार्ट सर 3 आएगा। कुछ भी आप x2 छोटा ले लीजिए 4 से, आपके सारे इंटीजर कवर हो जाएंगे। बोलो भाई, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, कितने बच्चे समझ पाए हैं इसको? अच्छा चलो मैं फिर से आपको देता हूं, कोई बात नहीं। तीसरा हो सकता है अभी आप बताने लगोगे, वेट करो। 3.9, अब बताओ किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट हमको 3.9 से बड़ा चाहिए, तो बताओ वो नंबर क्या क्या हो सकता है? क्या 4, infinity, 4 to infinity. अच्छा अभी देखते हैं, शायद ये कुछ आंसर सही लग रहा है, नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। अच्छा चलो 0 1 2 3 4 5 6, ओके 3.9 को टारगेट करो, कहाँ है? ये है 3.9। भैया जो फ्रेशर्स है ना, वो मैं उनकी तरह कर रहा हूँ। जो फ्रेशर्स हैं मैं उनके लिए देखो इस तरह से बना के समझा रहा हूँ, ऐसे अगर आप भी करेंगे तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3.9, आइए देखिए 3.9 को मैंने टारगेट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए? आपको भैया इंटीग्रल पार्ट 3.9 से बड़ा चाहिए। तो 3.9 से बड़ा इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? यानी कि 4 5 6 यही सब तो होंगे, तो उनको भैया मार्क कर लो, क्योंकि हमने वो तो पकड़ लिए। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका मतलब x क्या होगा? तुम कहोगे सर x जो है या तो 4 ले लीजिए या 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे x, तो उसका इंटीग्रल पार्ट या तो 4 आएगा या 5 आएगा 6 आएगा, जो आप चाहते हैं वो 3.9 से बड़ा ही आएगा। ओके किसी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके चलो अनुष्का ने जवाब दिया, नहीं इसको समझ में आ गया, ठीक है। तुमको प्रज्ञा समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, आप इंटीग्रल पार्ट को तो भाई समझने लगे, ये अच्छी बात है। तो बेटा यही सब होता है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आप आगे के भी क्वेश्चन धीरे धीरे करते चले जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग 1-2 चीजें और सीखते हैं,
फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर देंगे। देखिए बच्चों, एक दो पार्ट और देख लेते हैं, एक दो बातें और समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, तो बच्चों ये बताओ, मैंने इसका नेचर, इसका ग्राफ बताया है y इज इक्वल टू a की पावर x का? शायद नहीं बताया होगा। y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफिकल नेचर कैसा होता है, जहां पर a जो है आपका 1 से बड़ा नंबर होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस में जब ये चीजें फंसती हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए बच्चों, अगर y इज इक्वल टू a की पावर x आता है और एक a जो है आपका 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, या तो ये 2 की पावर x हो सकता है, या y इज इक्वल टू 100 की पावर x हो सकता है। यही तो मतलब हुआ 1 से बड़ा। तो बच्चों इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। मैं आपको दिखाऊं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। ये देखो ऐसे होता है, दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। बच्चों आपने एक नाम सुना होगा ई। ई की एक वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है। ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, उसकी वैल्यू भी 2 से 3 के बीच में लाई करती है, मतलब वो 1 से तो बड़ी हुई ना, 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो अगर आपसे कोई y इज इक्वल टू e की पावर x भी कहे ना फ्यूचर में, तो उसका ग्राफ ऐसे ही होगा। और ये पॉइंट निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, x को 0 डालेंगे तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। इस सभी के लिए 0, 1 होगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्यों है? हमने कहा बेटा इसका एक्चुअली में आपके पैकेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन लगाया होगा तो मेरे पास भेज दिया, तो हमने सोचा कि आज हम जो है उसको डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं बता करके हम आपको पहले उसकी थ्योरी बता रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए इसका कारण क्या है। आप यहां से x डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां से x डालेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यहां से x डालेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यहां से डालेंगे तो पॉजिटिव, यहां से डालेंगे तो पॉजिटिव, यहां से डालेंगे तो पॉजिटिव। ये ग्राफ इंफिनिटी पे जाके, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा, तब जाके y की वैल्यू 0 होगी। तो इंफिनिटी तो हम लेते नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? तुम कहोगे सर ये हर x पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। अरे बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर x जो होता है, अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आपसे कोई इस तरह से कहे तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। कैसे? मान लीजिए आपने कोई इक्वेशन सॉल्व की, इक्वेशन सॉल्व करने पर आ गया 3 की पावर x इज इक्वल टू -1 और 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो आप क्या कहेंगे कि 3 की पावर x जो है कभी -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 की पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं? काट देते हैं। हम इस वाले रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इससे आंसर निकालते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए आगे के लिए कि भैया a की पावर x के फॉर्म में जहां पर a 1 से बड़ा हो, उनके सारे रिजल्ट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो बच्चों यहां से तो x आप निकाल ही लोगे, ये डायरेक्ट मैंने वो क्वेश्चन ही आपको बता दिया। ओके, जिसने डाउट पूछा होगा वो समझ गया होगा, क्योंकि उसने इनइक्वालिटी में 3 की पावर x था। चलिए बाद में देख लीजिएगा। ओके बच्चों, ये a की पावर x का हो गया। अब हम लोग एक लास्ट ग्राफ और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू a की पावर x, लेकिन a बच्चों पता है क्या है? वो 0 से 1 के बीच का नंबर है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका हो सकता है? आप कहोगे सर 0 से 1 के बीच का नंबर, जैसे 1/2 मतलब 0.5, ये भी हो सकता है। सर 1/3 या 0.3 या 0.7, 0.9 कुछ भी हो सकता है, 0.82, 0.63, 0.9992 कुछ भी हो सकता है ना? ये मतलब है। तो सर इनके ग्राफ कैसे होते हैं? बच्चों इनके ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होते हैं। वो इंक्रीजिंग होते हैं, ये डिक्रीजिंग होते हैं। चलो पहले बना के देखते हैं। डिक्रीजिंग मतलब ये देखो, डिक्रीजिंग अभी बन नहीं पाया, दोबारा बना देते हैं। ये देखो बच्चों, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होते हैं। मतलब पीछे वाले में तो क्या है कि वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, इसमें वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन बच्चों एक रिजल्ट अब आपको समझना पड़ेगा, वही पीछे वाला। देखिए बच्चों, चाहे आप यहां से x डालिए, इधर देखो ध्यान दो,
चाहे आप यहां से x डालिए तो पॉजिटिव आएगा, 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 यहां डालिए, ये जाके प्लस इन्फिनिटी पे जाकर के x एक्सिस को कट करेगा, इन्फिनिटी थोड़ा ना देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया चाहे a की पावर x चाहे a 0 से 1 के बीच में हो, a की पावर x चाहे 1 से बड़ा हो, दोनों केसेस में ही a की पावर x का रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बच्चों अगर आपके पास कोई आ जाए मान्यवर और आपसे कह दे कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x की रेंज बताओ, y इज इक्वल टू 3 की पावर x की रेंज बताओ, तो आप क्या कहोगे? अरे ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी इसकी रेंज क्या होगी? 0 से इंफिनिटी। क्या होगी? 0 से इंफिनिटी, क्योंकि y क्या लेगा? अपनी पॉजिटिव वैल्यू लेगा हर बार। बोलो भाई, सबको क्लियर है? हाँ भाई, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ना क्लियर हुआ हो? सर 0 इंक्लूडेड होगा? क्या बेटा? 0 इंक्लूडेड होगा रेंज में? नहीं, 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। इन्फिनिटी पे 0 होता है, इन्फिनिटी हम नहीं लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी बस। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भविष्य के लिए आपको याद रखना होगा कि a की पावर x में a चाहे 0 से 1 के बीच का हो चाहे 1 से बड़ा हो, ये दोनों ही केस में, एक में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, लेकिन रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है। तो बच्चों आप लोग की क्लास कल है मेरे साथ, कितने बजे है? कल संडे को है, तो अब हम लोग संडे यानी कल को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड ऑफ क्लास। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं एंड ऑफ क्लास।